अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी वाशिंगटन। ज़मान टीवी वाशिंगटन ने आज मौज़ूए बहस मुंतखब किया है, खुद मुख्तार कश्मीर की बात करना जुर्म क्यों। नाज़रीन, सेहतमंद माशरे में मामलात पर बहस मबासे से ही उलझनों को सुलझाया जाता है। सवाल उठते हैं तो जवाब ढूंढे जाते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ को जानकर जीना चाहिए और इज़हार राय पर कदगन या कफर लगाना नफरत को जन्म देता है। फितरिया मांगी का तकाजा यही है कि नफरतों के बीज बोने के बजाय प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम की जाए। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक हैं सरदार अनवर एडवोकेट साहब। ये लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा हैं। ज़माना तालिब इल्मी से ही ये स्टूडेंट लीडर भी रहे और फिर इनकी एक अहम बात यह है कि इन्होंने कैदो बंद की भी सोबतें बर्दाश्त की और आज तक अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। इनके जो दलाइल होते हैं जब ये बात करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते की, तो इनके बाद ऐसे दलाइल हैं जिनसे एक इंसानियत का सबक सामने आता है, जैसा कि ये जंग की मुखालफत करते हैं और इंडिया पाकिस्तान को मशवरा देते हैं कि जी आप बजाय इतना पैसा वेपन बनाने पे खर्च करने के, अगर ये दोनों ममालिक इस मामले को सुलझा दें बैठ के प्यार से, तो ये जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है दफाई बजटों में, वो आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर लग सके। तो नाजरीन, जैसा आप जानते हैं कि ज़मान टीवी इंटरनेशनल का जो फोरम है, ये पाकिस्तानी और कश्मीरी के नुक्ता नज़र को अवाम उन्नास से शेयर करता है और इस फोरम के ऊपर कोई भी रियासत जम्मू कश्मीर का शहरी किसी भी रेस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो या किसी भी नज़रिए का मानने वाला हो, मैं उसको अपने फोरम पे वेलकम करता हूँ। इसी तरह कोई भी पाकिस्तानी शहरी रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से अपना जो भी नुक्ता नज़र रखता है, वो हमारे फोरम के ऊपर इस फोरम के ऊपर आके शेयर कर सकता है। तो नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। सरदार अनवर साहब, वेलकम टू ज़मान टीवी वाशिंगटन। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आपके इदारे की कि आपने बिलखुसूस आज 27 अक्टूबर के दिन के मौके पे और बिलखुसूस अक्टूबर का पूरा महीना ही कश्मीरी कौम की तारीख का, कर्ब का और तकलीफों का महीना है, तो आपने मौका दिया कि हम एक सेहतमंद गुफ्तगू को फरोग दे सकें, बहुत सारी चीजें आपसे सीख सकें, कारीन से सीख सकें और जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम उसको भी शेयर कर सकें। यकीनन जी, ये देखें जी, रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में 4, 22, 24, 26 और 27 की जो तारीखें हैं, ये बड़ी अहमियत की अमल हैं। इनके अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सच क्या है, झूठ क्या है, तारीख के असल औराक क्या है और तारीख को जो जो रद्द-बदल किया गया वो क्या है। तो ये तो तारीखी हक़ाइक़ हैं। इनमें जाने से पहले मैं आपसे पहली बात ये पूछूंगा कि गुज़श्ता दिनों हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने आपके रहनुमा यासीन मलिक साहब को एक अवार्ड दिया और उस अवार्ड के ऊपर आपने भी एतराज़ किया और लिबरेशन फ्रंट के बहुत से लोगों ने। तो थोड़ा मेरे नाज़रीन के साथ ये शेयर करें कि आपको इस पे एतराज़ क्यों हुआ? ये मेरी ज़ाती राय है। मैं ये समझता हूँ कि यासीन मलिक साहब की जो जदोजहद है, जो कुर्बानी है और एक नज़रिए के लिए और कौमों की, आने वाली नस्लों की बका के लिए और उनकी कौमी शनाख्त और शऊर के लिए, उनको पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड या कंट्रोल्ड हुक्मरान जिनके लिए वो सहूलतकारी कर रहे हैं, वो मसूद खान की शक्ल में हो, वो फारूक अब्दुल्ला की शक्ल में हो, उनमें और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला में मेरे नजदीक कोई फर्क नहीं है। वो उनसे जो उनकी जदोजहद है, तो वो इनके अवार्ड और सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है। मेरा एतराज अवार्ड पे से ज्यादा मसूद खान साहब के, राजा फारूक अब्दुल्ला साहब के और मुजफ्फराबाद की ये जो
दोगली हुकूमत, सहूलतकार हुकूमत है, इसके ऊपर एतराज है कि 1947 से लेके 2020 तक इन हुक्मरानों का रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी के हुसूल के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम किया हुआ है। आज इनके और इनके बच्चे अय्याशियां कर रहे हैं, और जो श्रीनगर के हमारे बहन भाई उस माइग्रेशन की बुनियाद पे यहाँ पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर आए, तो आई मुजफ्फराबाद के कैंपों के अंदर और बाग के कैंपों के अंदर वो किस हालत की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर इनको क्या हक पहुंचता है कि ये पूरी रियासत की विरासत और पूरी रियासत की आजादी के नाम पे ये ड्रामाबाजी करे, ये आजाद कश्मीर के हुक्मरान। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि मैंने जाती हैसियत से ये समझता हूं कि हिंदुस्तानी हुक्मरानों के आलाकार हों, पाकिस्तानी हुक्मरानों के आलाकार हों, ये बुनियादी तौर पे हमारी कश्मीर की आजादी की रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट रहे हैं और हैं। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और एक और बात खुर्शीद साहब मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि हमारे नैरेटिव को, हमारे बयानियों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुखालिफ बयानिया बना के पेश किया जाता है। तो मैं आज आपके फारम से ये बात भी क्लियर करना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की रियासत, उनकी आवाम, उनके किसानों, उनके मजदूरों के खिलाफ नहीं है। हमारी इख्तलाफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान तबके के साथ है। वो फाशिस्ट रियासत के सरबरा मोदी हूं, वो बाजवा और नियाजी साहब हूं, हम उनके खिलाफ इसलिए हैं कि वो बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी, इस खित्ते के अंदर बैनुल अक़वामी साम्राज्य के सहूलतकार और आलाकार हैं, और उनकी आड़ के मसले कश्मीर की आड़ पे, कश्मीरियों के खून की आड़ पे उनकी फौजें पल रही हैं, उनके डीएचए बन रहे हैं, उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, और फिर इन लोगों ने अपने सहूलतकार और आलाकार रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा किए हुए हैं, हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर भी। तो उनका आजादी के साथ, उनका रियासत की वहदत के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है जो रियासत की वहदत और आजादी के रास्ते की रुकावट है। यह है बेसिकली मेरा नुक्ता एतराज या मेरा नुक्ता ख्याल। लेकिन मैं आज के इस तनाजर में बात करना चाहूंगा, ये कोई कि इस पूरे तनाजर में हमें एक फिक्री डिबेट की जरूरत है, एक इल्मी डिबेट की जरूरत है कि आया जिस रियासत जम्मू कश्मीर की आड़ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान पल रहे हैं, बैनुल अक़वामी साम्राज्य और दुनिया के अंदर इसलाह पैदा करने वाली फैक्ट्रियां, चाहे वो फ्रांस की शक्ल में अपने बहरी आबदोजे पाकिस्तान को सेल करें, या हिंदुस्तान को राफेल की शक्ल में सेल करें, या अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया के ममालिक सेल करें हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज को, या हिंदुस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अफवाज बॉर्डर लाइन के ऊपर गोलियां बरसाएं, तो उस तरफ भी कश्मीरी मरते हैं, इस तरफ भी कश्मीरी बरसते हैं, और पंजाब के अंदर राहदारी और कश्मीर के अंदर बमबारी, वाह क्या हमारे साथ इम्तियाज है। तो मैं ये समझता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो आजादी है वो खाली कश्मीरी कौम की आजादी नहीं है, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के करोड़ों इंसानों की आजादी इसलिए है कि दुनिया की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क चाइना, जिसकी आबादी 1.41 करोड़ के करीब है, और दुनिया की आबादी का दूसरा बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, जिसकी आबादी 1.31 करोड़ के करीब है, उसकी सरहदें, उसकी माशियत जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान जिसकी आबादी 21 करोड़ के करीब है, जियो पोलिटिकली उसकी अपनी एक अहमियत है बैनुल अक़वामी साम्राज्य के लिए। तो अगर वाखान की पट्टी को शामिल किया जाए, तो सेंट्रल एशिया को भी शामिल किया जाए, तो इस लिहाज से रियासत जम्मू कश्मीर दुनिया की 7 न्यूक्लियर पावर में से 3 न्यूक्लियर पावर का न्यूक्लियस है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, और तीनों ने रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्सों के ऊपर कब्जा भी किया हुआ है। और दुनिया की 2 न्यूक्लियर पावर बर्तानिया, अमेरिका और रूस के भी इस खित्ते के अंदर इंटरेस्ट है। तो अब आप देखें कि सी पैक की आड़ में जब ये पूरी रियासत को तकसीम करने का जो डिजाइन है, जो 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A खत्म करने के बाद हिंदुस्तान ने, मोदी ने और आरएसएस ने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया और उसके पूरे स्पेशल स्टेटस को भी खत्म कर दिया। और ये गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना, आजाद कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल करना, ये वही मोदी, नियाजी, बाजवा गठजोड़ की किस्त नंबर 2 है।
इस पूरे तनाजर में हमें ये बात सोचने और समझने की जरूरत है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो दुनिया की तकरीबन 40% आबादी का न्यूक्लियस है, तो उसको तकसीम करके उसके हिस्से बखरे करके सी पैक की आड़ में, अब सी पैक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवांस नया फॉर्मेट है। जिस तरह 1612-13 में ईस्ट इंडिया कंपनी बरे सगीर के अंदर आई, एक ट्रेडिंग कंपनी बरतानी साम्राज्य की, तो फिर 200 साल बरतानी साम्राज्य ने बरे सगीर को लूटा। इसी तरीके से सी पैक की आड़ में चाइना और अमेरिका की अपनी अपनी जो है वो मंडियों पे कब्जे की जो हवसगिरी और कब्जागिरी की जो इंटेंसिव से सरमायादारी और साम्राज्य ऐद की, उसमें मेरी रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम किया जा रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कश्मीरी सहूलतकारों के जरिए। और वो सहूलतकार श्रीनगर के अंदर भी हैं, वो मुजफ्फराबाद के अंदर भी हैं, वो दिल्ली से भी कंट्रोल होते हैं, इस्लामाबाद से भी कंट्रोल होते हैं। मैं उस तनाजर में चंद चीजें आपके साथ गोशगुजार करना चाह रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि 1914 से लेकर 1919 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, अगर उसके डायनामिक्स को देखें, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1939 से लेकर 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके डायनामिक्स को देखें, और पूरी दुनिया के अंदर तकसीम और पूरी दुनिया के अंदर माशी मंडी और कॉलोनियों बनाने का मैकेनिज्म को देखें। और ये जो जब रियासत जम्मू कश्मीर 3 न्यूक्लियर पावर ने उसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ, 2 न्यूक्लियर पावर के उसके साथ इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रियासत को इससे बखरे करते करते दुनिया तीसरी आलमी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शोलों में दुनिया के इंसान कहीं जुलस ना जाए, कहीं पूरी दुनिया की इंसानियत को खतरात लाक न हो। इस तनाजर में ये मैं समझता हूं कि जो पायदार और पुरअमन हल ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर से दोनों ममालिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने अफवाज निकाले, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर लिख कर दिया हुआ है, और फिर रियासत जम्मू कश्मीर जो खुद मुख्तार हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान दोस्ती का, अमन का, तिजारत का एक पुल बने। और मैं एक और बात आपके साथ के इजाजत से गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसे यूरोपीय यूनियन को के पस मंजर में देखें तो इटली, जर्मनी, फ्रांस के दरमियान कई जंगें लड़ी गई, लाखों इंसान कत्ल हुए, और आखिर में अगर वो यूरोपीय यूनियन बना सकते हैं तो हम बरे सगीर के इंसानों को, ममालिक को एशियन यूनियन का तस्वर देते हैं। और एक एशियन यूनियन के अंदर हम ये समझते हैं कि खुद मुख्तार और खुशहाल कश्मीर एशियन यूनियन का जेनेवा बन सकता है, बजाय इसके को वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना की न्यूक्लियर टेस्ट लेबोरेटरी बने, और उसके नतीजे में कश्मीरियों के ऊपर हिंदुस्तान भी असला टेस्ट करे, पाकिस्तान भी असला टेस्ट करे, चाइना भी असला टेस्ट करे, उनके पानियों को लूटा जाए, उनके दरियों को लूटा जाए, उसके जंगलात को लूटा जाए, कश्मीर की सकाफत को खत्म किया जाए, कश्मीर की तारीख को खत्म किया जाए, कश्मीर के दानिशवरों को कत्ल किया जाए, तो उससे कहीं बेहतर है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक खुद मुख्तार और खुशहाल कश्मीर एक दोस्त, एक ब्रिज बनने के लिए तैयार है। अच्छा सरदार साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा, जैसा आपने कहा कि जी इंडिया के अंदर भी मकबूजा कश्मीर में भी, आज़ाद कश्मीर में भी एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि ये जो सहूलतकार काम कर रहे हैं। मुझे एक बात ये बताइएगा कि कौम परस्त और कौमियत परस्त दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कौम परस्ती कम है, कौमियत परस्ती मुझे ज्यादा नजर आई है, जिसने आर पार के कश्मीरियों में फितरी अमांगी को डेवलप नहीं कर सका। इसकी कमजोरी की वजह क्या बताएंगे आप? पहली तो बात यह है कि खुर्शीद साहब, हमें इस सियासत और तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूं कि हमें समाजी जो इर्तिका है और दुनिया के अंदर कौमों का कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन का जो अमल है उसको भी देखना चाहिए। पहली बात तो यह कि रियासत जम्मू कश्मीर कोई एक कौम नहीं है, उसमें मुख्तलिफ कौमियतें हैं, और वो मुख्तलिफ कौमियतों का मजमूआ है, उसमें मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले हैं, उसमें मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ सकाफत रखने वाले हैं, उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के लोग बसते हैं। तो इसलिए पहली तो बात है कि कश्मीर कोई एक सिंगुलर सोसाइटी नहीं है, वो एक प्लूरल कल्चर है, कंपोजिट कल्चर है, जो चाइना की तरह, जर्मन की तरह, जापानीज की तरह एक नेशनल डीएनए, सिंगुलर डीएनए की बुनियाद के ऊपर नहीं है, बल्कि वो एक
मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है। तो हमें उस तनाज़ुर में तमाम कल्चर को, तमाम कम्युनिटियों को, के तमाम मज़ाहिब के अकायद को, उनके नज़रियात का एहतराम करना होगा और बराबरी की बुनियाद के ऊपर हमें उनके साथ एक इंसानी बुनियादों के ऊपर और मसावत और अदल की बुनियादों के ऊपर रवाबते बरकरार रखने होंगे। इसे कश्मीरी कम्युनिटियों के जो प्लूरलिज्म है, उस प्लूरलिज्म को समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह कि कौम परस्ती से ज्यादा खूबसूरत अल्फाज आजादी पसंद है। मैं लफ्ज हमेशा यूज करता रहता हूं, आजादी पसंद। आजादी पसंद का के पीछे पसे मंजर है, जैसे लफ्ज खुद मुख्तारी एक महदूद है, जबकि लफ्ज आजादी जो है वो उसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से कौम परस्ती से ज्यादा जो है वो मैं समझता हूँ आजादी पसंदी है। आजादी पसंदी में यह है कि अब तहरीर की आजादी, तकरीर की आजादी, सकाफत की आजादी, नजरियात की आजादी, मज़ाहिब की आजादी, अकीदे की आजादी, माशियत की आजादी, ताकि सब लोग बराबरी की बुनियाद पे एक इंसानी समाज की बुनियाद के ऊपर जिंदगी गुजार सके। एक तो ये तस्वर हमें डेवलप करने की जरूरत है। दूसरा, एक जो आज आपने एक टॉपिक चुना है, इसको अगर हम इंटेलेक्चुअल बुनियादों पे देखें कि आखिर हमारी सोच, हमारे नजरिए और हमारी फिक्र के ऊपर पाबंदी क्यों है, हिंदुस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। यानी कि पाकिस्तान ने मुझे और आपको यह इख्तियार दिया हुआ कि हम हिंदुस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं। हिंदुस्तान ने कश्मीर के, जम्मू के हिंदू को और लद्दाख के बुद्धिस्ट को यह हक दिया हुआ कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकता है। लेकिन मुझे और आपको और कश्मीरी हिंदू और पंडितों को यह इख्तियार नहीं दिया हुआ कि हम मिलकर एक आजाद भी रह सकते हैं। तो पहली तो बात यह कि हमारी आजादी को की अप्रोच को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के माइंड सेट ने महदूद और मशरूत किया हुआ है, जो गुलामी की एक बेहतरीन शक्ल है। दूसरी बात होती है मोनोलागिज्म। आज पूरी दुनिया के अंदर जो डिक्टेटरशिप या सरमायादारी या साम्राज्य में मोनोलागिज्म है कि IMF फैसले सुनाता है, पूरी दुनिया मानती है। पीर साहब तकरीर करते तो मरीद साहब वाह वाह करते हैं। सियासी लीडर या मजहबी पेशवा तकरीर करते तो नीचे से तालियां बजती हैं, कोई सवाल नहीं करता, कोई मुकालमा नहीं करता। तो इसको कहते हैं मोनोलॉगिज्म। हम बिलीव करते हैं डायलॉगिज्म के ऊपर कि भाई डायलॉग होने चाहिए, मुकालमा होना चाहिए। मेरी जो बात है वो 100% दुरुस्त हो सकती है मेरे मुताबिक, मेरी जो बात है 100% गलत हो सकती है आपके मुताबिक, आपकी अपनी अप्रोच। तो मुझे और आपको जब हम मुकालमा करेंगे, एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे, तो वहां से तख्लीकी और वहां से तामीरी चीजें पैदा होंगी। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान है तो हमें हमसे डायलॉग ही छीने हुए हैं। वो तो हमारे ऊपर फैसले और सोचे मुसल्लत करते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई मुकालमे के जरिए बात हो, तारीखी, इलाकाई और कानूनी एतबार से आप रियासत की आजादी के ऊपर बात तो करें आजादी पसंदों से। आपने तो हमसे हमारा हक ही छीना हुआ कि आप आजाद रह ही नहीं सकते। आप या तो हमारे साथ रह सकते, एक गासिब कहता है या हमारे साथ रह सकते, दूसरा गासिब कहता है या उसके साथ रह सकते। तो मुझे पता है कि इसमें कौन सी इज़हार आजादी है। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि एक सियासत और तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये बात समझता हूं कि हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी के साथ, उनके मजदूरों के साथ, उनके किसानों के साथ, उनके साफियों के साथ, उनके वकला के साथ हमारा मुकालमा हो, डायलॉग हो, जहां हम उनको ये बात समझाएं कि यार ये जो आपके हुक्मरान तबके हैं और आपके जो फौजी जनता है, दोनों अतराफ की, ये जो 70% से ज्यादा बजट मिसाइलों पे खर्च करते हैं, एटम बम्बों पे खर्च करते हैं, DHA के ऊपर खर्च करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च करते हैं, अपने पापा जान वो पीजों पे खर्च करते हैं, तो क्यों ना ये पैसा आपकी तालीम पे खर्च हो, आपके जालत को दूर करने पे खर्च हो, आपकी गुर्बत को दूर करने पे खर्च हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपकी सेहत के ऊपर खर्च हो, ताकि एक सेहतमंद माशरा डेवलप हो। तो हम उनसे ये बात उनको समझाएं कि हमारी आजादी से जब हमें आजादी मिल जाएगी तो ये जो फौजियों ने कश्मीर की आड़ में जो वो पल रही हैं और आपको अभी एक्सप्लॉइट कर रही है, इस्तेमाल कर रही है और हमें भी एक्सप्लॉइट कर रही है, तो वो जो बजट होगा वो आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों इंसानों की गुर्बत खत्म करने के काम आ सकता है, जालत खत्म करने के काम आ सकता है, उनकी जो है वो दहशतगर्दी को खत्म करने के काम आ सकता है। एक बात में खुर्शीद साहब तारीखी पहलू की तरफ जाना चाहूंगा और आपका शुक्रिया कि आज आपने उसका मौका भी दिया हुआ है। आज हिंदुस्तान के अंदर वो हुकूमत है जिसने बड़े सगीर के एक अजीम इंसान
गांधी को कत्ल किया हुआ है। मतलब नथुराम आरएसएस का टेररिस्ट था, उसने महात्मा गांधी को कत्ल किया। फिर उसी आरएसएस के माइंडसेट ने गुजरात के अंदर इंसानों को कत्ल किया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, दलितों को, अपने ही हिंदू कम्युनिटी के दलितों को कत्ल किया, क्रिश्चियंस को कत्ल किया। और आज हिंदुस्तान के अंदर उसी माइंडसेट का मोदी हुक्मरान है, जिससे न सिर्फ कश्मीरियों को खतरा है, न सिर्फ कश्मीरियों का कातिल है, बल्कि उससे हिंदुस्तान की सोसाइटी को भी, हिंदुस्तान के इंसानों को भी खतरा है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो माइंडसेट हुकूमत कर रहा है, ये वही माइंडसेट है जिनके ऊपर कायदे आज़म की मौत पूरे सरार है, लियाकत अली खान का कत्ल तारीख का हिस्सा है, उसके बाद हुसैन शहीद सहरवर्दी को गद्दार कह के मुल्क बदर करना, उसको बैरून मुल्क फोत उन्हें वापस ना आने देना, इसी तरीके से सिकंदर मिर्जा को मुल्क बदर करना, फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर करना, उसकी किरदार कुशी करना और फिर उसका कत्ल और उसकी मौत एक पूरे सरार, फिर बंगाल के अंदर बंगालियों का कत्लेआम, औरतों के साथ रैप, और फिर शिमला मायदा की आड़ में हम कश्मीरियों की कीमत लगती है, उधर तुम इधर हम, और 90,000 फौजियों को छुड़ा के लाते हैं, 22 चौकियों से कब्जा छुड़ाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो छुड़ा के लाता है उसको भी आप मार देते हैं, उसके बच्चों को भी मार देते हैं, उसकी बेटी को भी मार देते हैं गद्दार डिक्लेयर करके। जिसको आप पालते हैं नवाज शरीफ साहब को, वो भी गद्दार, वली खान भी गद्दार, बादशाह खान भी गद्दार, जीएम सैयद भी गद्दार, अकबर बुख्ती भी गद्दार, खैर बख्श मरी भी गद्दार, अख्तर मेंगल भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार। आप मुझे बताएं, हमारे ऊपर उस माइंडसेट का कब्जा है पाकिस्तान के अंदर। इधर भी एक फाशिस्ट स्टेट है और उस तरफ भी एक फाशिस्ट स्टेट है। फाशिस्ट स्टेटों का सिर्फ लेबल मुख्तलिफ है, उनके ऊपर जो बाहर जो आप कह सकते हैं नंबर प्लेट है वो मुख्तलिफ है। उधर मोदी की नंबर प्लेट होगी, आरएसएस की नंबर प्लेट है, इधर जो है वो जर्नलों की होगी, इंतजाम तालिबान की होगी, और आईएसआई की होगी, एमआई की नंबर प्लेटें होगी। यार आज ये हालात है, तो इसलिए जब मैं एक अग्रेसिव नैरेटिव लेता हूं, वो अग्रेसिव नैरेटिव ये लेता हूं कि हिंदुस्तान के हुक्मरान जो हैं वो कश्मीरियों के लिए फिरौन है और पाकिस्तान के हुक्मरान कश्मीरियों के लिए यजीद है। तो जंग हमारी फिरौनियत के खिलाफ भी है, यजीदियत के खिलाफ भी, हम दोनों के दरमियान में फंसे हुए। अब रिसेंटली आप देखें कि आज से 20 दिन कबल गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के खिलाफ हमारे को आजादी पसंदों ने मुजाहरा किया, उनको गिरफ्तार करके देरकोट जेल में बंद कर दिया। फिर ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के और आजादी पसंदों ने मुजाहरा किया तो उनको गुरनला रोड पे ब्लॉक करके, उनको लॉकडाउन करके, उनको तशद्दुद करके, उनको मुफ्ती आजाद कश्मीर की जेलों में डाला हुआ। और वो क्या चाहते थे? वो चाह रहे थे कि हम इस्लामाबाद जाएं, अपनी बात, अपनी मोहब्बत का पैगाम, अपने नजरिए का पैगाम, अपना फलसफा, अपना रोड मैप, अपना सियासी बयानिया, अपना रियासती बयानिया पाकिस्तान के पार्लियामेंट्रियन को दें, पाकिस्तान के साथियों को दें, पाकिस्तान के वकला को दें। तो उनको नहीं जाने दिया गया। उनके हाथ में कोई क्लैशनकोफ नहीं थी, उनके हाथ में कोई बम नहीं थे, तो उनको शद्दत करके आपने जेलों में डाल दिया कि हम आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों के ये रवैये हों कि यासीन मलिक ताहड़ जेल के अंदर जिंदगी और मौत की कशमकश में कौम की आजादी की जंग लड़ रहा हो और उसके साथ आप बात करने को तैयार नहीं है, उसके फलसफे को मानने के तैयार नहीं है, मकबूल भट्ट शहीद की लाश से भी आप इतने खौफजदा है कि वो भी ताहड़ जेल में दफन है, उसको आप देने के लिए तैयार नहीं है। इधर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बाबा जान इफ्तिखार करबैल को आपने 90 साल की कैद डिक्लेयर की हुई है। उनका जुर्म क्या है? वो ये कि वो अपनी आवाम की बात करते हैं, अपने आवाम की हुकूक की बात करते हैं। तनवीर अहमद को आपने मीरपुर जेल में डाला हुआ है, एक साथी को जो उसका नैरेटिव है, जो सच लिखता है, सच बोलता है, सच अमल करता है, आपने उसको उठा के जेल में डाल दिया। तो ये जो रवैये है पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो साफी मतीउल्लाह जान की शक्ल में, अली इमरान की शक्ल में कोई साफी सच लिखता है, दूसरे दिन साफी ही नहीं मिलता। और जंग ग्रुप का सबसे बड़ा साफी, जंग ग्रुप का मालिक जो है वो मीर शकीलुर रहमान उठा के आपने जेल में डाला हुआ है और दहशत का सड़कों पे फिर रहे। आज आप देखें ना कि शावर में क्या हुआ, मासूम बच्चों को किसने कत्ल किया? आज जो आर्मी स्कूल के बच्चों को किसने कत्ल किया? आज जब हम ये बात कहते थे कि इन दहशतगर्दों को मत पालो,
हमारी इस पूरी कौमी आजादी की तहरीक को मत दागदार करो, हमें हाफिज सईद का चेहरा बना के कौमी तहरीक का ना पेश करो, मसगुल को ना जो है वो कश्मीरी कौम पे मुसल्लत करो, मसूद अजहर को ना मुसल्लत करो। उस वक्त तो आप गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते थे, उस वक्त हमारे कश्मीरी दानिशोरों को आप कत्ल करते थे श्रीनगर में। आज उसी हाफिज सईद को, उसी मसूद अजहर को पूरी दुनिया ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया और आपकी अदालतों ने उनको जेलों में डाला हुआ है। तो ये है वो प्रास्पेक्टिव, जिस प्रास्पेक्टिव को, जिस नैरेटिव को समझने की जरूरत है और इसके ऊपर जदोजहद करने की जरूरत है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस है, जो वहां के दाने इंटेलिजेंसिया है, उसके साथ हमें मुकालमे का एक्सेस दिया जाए, हमें उनसे बात करने दिया जाए ताकि हम अपने रियासती बयानिया, अपनी आजादी का मैनिफेस्टो उनको समझा सके। अच्छा सरदार साहब, आपने थोड़ी तारीखी पस मंजर में भी बात कर ली, आपने खूबियां खामियां भी गिनवा दी। मुझे अभी आप ये बताएं कि जिस रियासत पाकिस्तान के साथ बैठ के आप लोग बात करना चाहते हैं, वो बेचारी 1947 से आज तक खुद अपने पांव पे नहीं खड़ी हो सकती। और जिस तरह रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों को जो खुद मुख्तियार कश्मीर की बात करते हैं, जिस तरह उनके ऊपर कदगन लगाई जाती है इज़हार राय की, इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में भी अगर कोई बात होती है तो वहां भी एक मोहर लगाते हैं गद्दार। तो ये गद्दारी की जो मोहर इन्होंने बना के रखी हुई है, इस मोहर को हम कैसे ट्रेस करें और ये मैसेज दें कि नहीं भाई, ना तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरी गद्दार हैं, ना रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला कोई नजरिया रखने वाला, चाहे वो खुद मुख्तियार का रखता हो, चाहे एक्सेशन टू पाकिस्तान का रखता हो। तो ये नफरत जो हमारे दिमागों में रची बसी है, जब उसको हम डिस्कशन के लिए आगे लेके जाते हैं तो वो उठा के या जेलों में बंद कर देते हैं या इस नजरिए को दबा देते हैं और उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, मोहर लगाते हैं गद्दार। तो इस गद्दारी की मोहर से हम कैसे निजात पाके ऐसी एक मुस्बत पेशकदमी करें ताकि ये सारे तबकात बैठ के बात कर सकें? कभी आपने इस तरफ किस नुक्ता नजर से सोचा, वो शेयर करें मेरे साथ। खुर्शीद साहब, सवाल, वो कहते हैं खामोशी एक करार जुर्म बनने वाली थी, सवाल जवाब देना पड़ा, वो सवाल ऐसा था। जी, तो अब आपने ये भी कहा कि जी लोगों को उन्होंने पकड़ पकड़ के जेलों में डाला हुआ है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नाज़रीन, लगता है मेरा सरदार साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। तो बात यह है कि जी, आप किया गया, उसको गद्दार डिक्लेयर किया गया। आप सुकरात से लेकर आप जिस रियासत के मुल्क के अंदर बैठे हुए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को क्यों मारा गया, इब्राहिम लिंकन को क्यों मारा गया, सुकरात को जहर का प्याला क्यों पिलाया गया, ची गुवेरा को क्यों मारा गया, बरे सगीर के अंदर महात्मा गांधी को गद्दार कह के तो कत्ल किया गया, फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने डिक्लेयर किया, हबीब जालब को, फैज अहमद फैज को, बादशाह खान को, ये सारे के सारे गद्दारी तो हैं। तो मैं ये समझता हूं कि मोदी की तरह का वफादार होने की बानिस्बत, बाजवा की तरह का और ज़िया-उल हक की तरह का वफादार होने की बानिस्बत वली बादशाह खान, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, मकबूल भट्ट, यासीन मलिक, तनवीर अहमद, बादशाह खान की तरह का गद्दार होना हमारे लिए एजाज है, हमारे लिए बागी होना एजाज है। बजाय इसके कि हम सोलतकार और आलाकार बने, बजाय इसके कि हम जुल्म, जबर और बर्बरियत का हिस्सेदार बने, बजाय इसके हम यजीदियत के इब्ने जियाद बने और फिरौन और कारून के फॉलोवर बने, मैं समझता हूं कि हक परस्ती और मजामतकारी का गद्दार बनना, बागी बनना ज्यादा एजाज की बात है। सवाल यह पैदा होता है कि इन 70 सालों में इस वफादारों ने इस मुल्क को क्या दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को? नफरतें, जंगे, दहशतगर्दी, भूख, अफलास, जालत। इसके अलावा इन वफादारों ने क्या दिया? जबकि गद्दारों ने अपने मुल्क को नजरिए दिया, सोच दी, इंसानियत से मोहब्बत करने का दर्स दिया,
आज हम भी तो वही गद्दार, वही लोग दर्श दे रहे हैं कि आओ हमें कश्मीरियों को मत कत्ल करो, आओ हमारे ऊपर बम मत बरसाओ, आओ हमें जो है दोनों तरफ कत्ल मत करो, आओ हम एक इंसान है हमारे साथ बात करो, हम आपके साथ मोहब्बत की बुनियाद पर, दोस्ती की बुनियाद पर, अदल की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। हम आपके दरमियान दोस्ती का पुल बनना चाहते हैं, हम आपके दरमियान तिजारत का पुल बनना चाहते हैं, आज हम आपके साथ अमन का पुल बनना चाहते हैं। हमारी इस सोच को, हमारे इस फलसफे को, हमारे इस बयानियों को कौन कत्ल कर रहा है? हिंदुस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान का हुक्मरान, हिंदुस्तान का फौजी, पाकिस्तान का फौजी, हिंदुस्तान का मोदी और पाकिस्तान का मुल्ला। तो आप मुझे बताओ कि दहशतगर्द कौन हुआ, वफाद गद्दार कौन हुआ, इंसान दुश्मन कौन हुआ और इंसान दोस्त कौन हुआ? हम इंसान दोस्त हैं, हम इंसानों की आजादी के ऊपर यकीन रखते हैं, न सिर्फ अपनी आजादी के ऊपर बल्कि तमाम इंसानों की आजादी के ऊपर यकीन रखते हैं। बहुत अच्छा सरदार साहब, मुझे आपकी बातों से यही मैसेज मिला जो मैं समझा अब तक आपकी मुंह से, कि ये जो लफ्ज गद्दारी या जो खुद मुख्तारी की बात करना, जिन दलाइल से आपने बात की, इसमें तो मुझे इंसानियत का मैसेज ही नजर आया। मगर कोई आपकी राय को किस नुक्ता नजर से लेता है, वो जिसका जितना सोचा है वो इतना ही सोचता है और इतना ही आप चीज़ों को अपने नुक्ता नज़र से बयान करता है। तो हमारा सरदार साहब प्रोग्राम का दौरानिया अभी 3 मिनट बाकी रह गया है, तो आखिर पे मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस तरह आपने प्यार मोहब्बत की बात की, नफरत से दूरी की बात की, और फिर आपने पाकिस्तान पर इंडिया का भी ये मौक़िफ़ सामने लाया मुख्तसर अंदाज में, बड़ी अच्छी। मुझे तो आपकी गुफ्तगू में कोई ऐसी बगावत नजर नहीं आई जिससे किसी इंसानियत को नुकसान पहुंचा हो। हाँ, वो जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि ज़मीनी हक़ाइक़ को जान के जीना चाहिए, और सेहतमंद माशरे में बहस व तहमीज़ से ही चीज़ें सुलझा करती हैं। मगर ये जो हमारा वो हिस्सा जिसको आप पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और मुझे उसको आज़ाद कश्मीर कहना पड़ता है क्योंकि हमारे सहाफ़ती फ़ोरम पे हम उसका वही नाम लेते हैं जो वहाँ के कागज़ात में उन्होंने लिख के रखा हुआ है। तो ये आज़ाद कश्मीर वाले, आप समझते हैं कि कभी कोई ऐसी लीडरशिप आएगी जो ये कहे कि नहीं जी, खुद मुख्तियार कश्मीर वाले जो हैं ये दुश्मन नहीं हैं, और ये जाके बैठ के बात करने की ज़रूरत रखते हैं, आप समझते हैं पाकिस्तान के साथ? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर का जो सेटअप है, आप समझते हैं ये पाकिस्तान के साथ बैठ के इस तरह की बात कर सकता है? ये तो अपने इन्होंने तो कैटेगरीज बनाई हुई हैं अपने शहरियों की कि जी इलाकी पाकिस्तान के वफादार हैं, तो पाकिस्तान को ये कहते हैं कि वो खुद मुख्तार कश्मीर वाले हमने रोक के रखे हुए हैं, वरना वो क्वाला क्रॉस करने वाले थे। सर बात यह है कि हम तो पहले ही ठहरे गद्दार, पहले ही बागी ठहरे। जो आपके वफादार हैं, जो आपके सहूलतकार हैं, उनके साथ आपने क्या अशर किया? सरदार इब्राहिम खान साहब से लेके सरदार कयूम खान साहब से लेके फारूक अदर तक तो, और मसूद खान तक को आपने क्लर्क बना के रखा हुआ गद्दार, तो आपने फारूक अदर को भी डिक्लेयर कर दिया। बात यह है कि मैं गुलाम क्यों कहता हूं कि देखिए, जिस कौम को का चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान से वासराय के तौर पे और वजारत अमर कश्मीर और लैंड ऑफिसर के जरिए आप एक कौम को हैंडल कर रहे हो, और वहां सदर का और वजीर आजम का हैसियत एक क्लर्क की हो, एक सहूलतकार की हो, तो वो गुलाम नहीं होगा तो और क्या होगा? उसको क्या कहेंगे आप? इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप देखें कि वहां बिलावल साहब जा सकते हैं, वहां इमरान खान साहब जा सकते हैं, वहां नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं, वहां मजहबी इंतहा पसंद और फिरका परस्त पार्टी जा सकती हैं। पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल में पार्टियां तो नहीं कहता उनको, पॉलिटिकल फर्में हैं, वो पॉलिटिकल फर्मों ने अपने अपने सेल्समैन, अपने अपने डीलर जो है वो मुजफ्फराबाद में भी पैदा किए हुए हैं, वो गिलगित में भी पैदा किए हुए हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का तरक्की पसंद, गिलगित बल्तिस्तान का आजादी पसंद और मुजफ्फराबाद का आजादी पसंद एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते। तो मुझे आप बता दें कि गुलामी किसको कहते हैं? तो ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने हमारी सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट किया, हमारी सोसाइटी को पोलराइजेशन में क्या कि उसको, हमारे नेशनल बॉन्ड को क्या कमजोर किया, वो कैसे किया?
कि हिंदुस्तान ने अपनी वहां कांग्रेस को एंटर किया, हिंदुस्तान ने वहां बीजेपी को एंटर किया, हिंदुस्तान ने वहां अपने सोलतकार और आलूकारों के जरिए जो है वो सोसाइटी को तकसीम किया, जम्मू और वैली के दरमियान नफरतें पैदा की, जम्मू और लद्दाख के दरमियान नफरतें पैदा की। यही काम पाकिस्तान ने किया कि पाकिस्तान ने पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, मुजफ्फराबाद और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान नफरतों के बीज बोए, फिरका परस्ती के बीज बोए, शिया सुन्नी के बीज बोए। अपनी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपनी मजहबी इंतहा पसंदें सेक्टेरियन पार्टियां, उनकी वह ब्रांचें, शाखें खोली, उनके वहां सेल्समैन और डीलर पैदा किए। तो उनको मैं क्या कहूं? इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो एजेंटोक्रेसी है, गवर्नमेंट ऑफ एजेंट्स, वो बहुत खौफनाक है। ना तो रियासत के अंदर डेमोक्रेसी है इस खित्ते के अंदर, ना इस खित्ते के अंदर अरिस्टोक्रेसी है, ना मेट्रोक्रेसी है, ना टेक्नोक्रेसी है। यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रेसी है, वो है एजेंटोक्रेसी। कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को बैन अवी साम्राज्य का एजेंट होना पड़ेगा, जफराबाद के हुक्मरान को पाकिस्तान का एजेंट होना पड़ेगा, हिंदुस्तान के हुक्मरान को बैन अवी साम्राज्य का एजेंट या पार्टनर होना पड़ेगा, और श्रीनगर के हुक्मरान या सोलतकार को हिंदुस्तान का एजेंट या सोलतकार होना पड़ेगा। तो हमारी जंग जो है वो इस सोलतकारी के खिलाफ भी है, एजेंटोक्रेसी के खिलाफ भी है, ताकि ये नेक्सस तोड़ें और आवाम के साथ रिश्ते डेवलप हो, आवाम के शायरों के साथ रिश्ते डेवलप हो, साफियों के साथ हूँ, अदब के साथ रिश्ते डेवलप हो, किसानों के साथ हो, ताकि ये जो बर्रे सगीर है ये एक इंसानी समाज में तब्दील हो। यहाँ बारूद के बजाय इल्म की महक आए, जहां इल्म का बोलबाला हो, जहां इंसान एक दूसरे से प्यार करे। तो हम तो ये फलसफा लेके जदोजहद कर रहे हैं। ये तो बारूद का फलसफा, गोलियों का फलसफा और गाली का फलसफा, ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों की देन है, ये तो हमारी देन नहीं है। हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, ये गोली की बात करते हैं। हम दलील की बात करते हैं, ये गाली की बात करते हैं। तो इसलिए हमारे इस नैरेटिव को, हमारे इस फलसफे को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो शहरी हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंसिया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, हमारे इस नैरेटिव को उनको भी समझने की जरूरत है। और यही वाहिद रास्ता भी है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से सपोर्ट्स लें, उनको ये बात समझाएं कि हमारी आजादी आपकी दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं है, आपकी दोस्ती की बुनियाद पर है। बहुत अच्छा सरदार साहब, बिलाशुबा जो आपके दलाइल और हकायक आपने अपने नुक्ता नज़र से दिए, उससे उनमें से मुझे किसी जगह भी ना गद्दारी की बू आई और ना पाकिस्तान की सलामती को कोई ख़तरे की बू आई। तो बिलाशुबा इज़हार राय का हक हर रियासत के शहरी का है, और रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों का भी ये बुनियादी हक है कि वो अपने नज़रिए का प्रचार कर सकें। और जिस तरह आपने पाकिस्तान और इंडिया की बात की और दोनों ममालिक की, मुझे आपकी बातों से यही नज़र आया कि आपने उनके लिए खैर सगाली के जज्बात का इज़हार किया, और आपने एक एटमी ख़तरे को रोकने की बात की। तो जो ज़िम्मेदारान हैं इंडिया पाकिस्तान के, वो अदारे या वो दानश्वर, वो दानशमंद, उनको बिलाशुबा इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी मैं अपना नुक्ता नज़र उनको चेंज करना पड़ेगा। और बैठ के बात करने से किसी भी मुल्क को ना कोई ख़तरा है और ना कोई परेशानी है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया कि ये जो लोग कश्मीर की बात करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, उसके ऊपर सरदार साहब ने बड़े मुख्तसर मगर जान में अपने दलाइल पेश किए। और आपको इनके दलाइल कैसे लगे, इसके ऊपर आपका भी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो मैं प्रोग्राम के खात्मे से पहले नाज़रीन आपसे एक मालूमात शेयर करता हूँ। हमारा कल एक प्रोग्राम होने जा रहा है। ये प्रोग्राम होगा ज़मान टीवी का, ज़मान टीवी इंटरनेशनल का मजहबी प्रोग्राम, रोज़मर्रा ज़िंदगी और इस्लामी तालीमात। साउथ अफ्रीका से ये प्रोग्राम होगा। ईद उल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तकाजा करती है। मौलाना मोहम्मद नसार का ये प्रोग्राम है। बरोज़े बुध अमेरिका में 3 बज रहे होंगे, पाकिस्तान में शाम 8, और लंदन में मेरा ख्याल है 9 बज रहे होंगे।
तो ज़रूर कल के इस प्रोग्राम को भी देखिएगा। तो सरदार अनवर साहब, आज के प्रोग्राम में मैं सर आखिर में आपकी इजाजत से एक बात करना चाहूंगा। जी जरूर। वो ये है कि हम आज बारी एक तो यह कि जो फ्रांस के अंदर नबी वसल्लम के खाकों की गुस्ताखी किया, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि आज बदकिस्मती यह है कि दुनिया के अंदर इंतहा दर्जे के इंतहा पसंद हुक्मरान मोदी की शक्ल में, फ्रांस के सदर की शक्ल में आए हुए जो इंसानों को और मजहबों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम आज के आपके तवासुत से ये मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के असीरान को और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के असीरान को फौरी रिहा किया जाए। यासीन मलिक को एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डाले ताकि उनकी जिंदगी और उनकी सेहत बहुत खतरे में है, उनको रिलीफ दिया जाए। और बाबा जान को, अफ्तार करबलाई को और तनवीर अहमद को रिहा किया जाए। और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और आजादी पसंद जो है, सरदार सगीर एडवोकेट, सरदार शुएब जो क्या बेग साहब, अरबाब एडवोकेट, राजा मजहर एडवोकेट, समद शकील, अजहर काशिर, तौसीफ खालक जो मरकजी रहनुमा है, इनके साथ जो 50 से जायद सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों और जेलों में बंद किया हुआ, उनको गैर मशरूत रिहा किया जाए। और पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर मसला कश्मीर को, कश्मीर की जो आज़ादी पसंद है उनके साथ डायलॉग को फरोग दिया जाए। ये मेरे आज के इस आपके प्रोग्राम के थ्रू दुनिया के लोगों से भी और उनसे भी गुजारिश आती है। और अगर ये काम ना हुआ तो इसका नतीजा ये होगा कि पूरी रियासत के अंदर जो है वो इत्यादि तहरीक भी चलेगी और पूरी दुनिया भर के सफारत खाने, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो सफारत खाने हैं, उनके बाहर जो ओवरसीज कश्मीरी वो आके पुरअमन तरीके से बैठेंगे, धरने देंगे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के किसी फौजों के इनखला की बात करेंगे, तहरीक लेंगे। और यूएनओ के दफ्तरों के बाहर बैठेंगे, यूरोपीय पार्लियामेंट के दफ्तरों के बाहर कश्मीरी बैठेंगे। और ये वाहिद रास्ता है जमहूरी और पुरअमन तरीके से कि जहां जहां भी ओवरसीज में कश्मीरी मौजूद हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सफारत खानों के बाहर आके धरने दें, यूएनओ के बाहर आके धरने दें और उनसे मुतालबा करें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर से फौजें निकालें ताकि कश्मीरी अमन से जी सके। क्योंकि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी जेल जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। अच्छी आपका मैसेज चला गया जी। और बिलाशुबा इस आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं यही कहूँगा कि फितरी अमांगी पैदा करने का तकाजा ये है कि नफरतों के बीज बोने के बजाय प्यार और मोहब्बत की फजा को कायम किया जाए, फ़रोग़ दिया जाए, इंसान और इंसानियत की भलाई की बात की जाए, तो बिलाशुबा हम एक अच्छा और जानदार मुआशरा कायम कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा और आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। तो अपने होस्ट खुर्शीद उज़्ज़मान अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।